इटावा में शिवपाल यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सहकारिता समिति के चुनाव में धांधली हो रही है। अधिकारियों के दबाव के बावजूद हम जीत रहे हैं। शिवपाल यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 24 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बंगाल अधिवेशन के बीच में ही सैफई अपने गांव पहुंचे और यहां पर एक सोसाइटी का जो सहकारी समिति है वहां पहुंचे हैं। हम जानते हैं शिवपाल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बंगाल अधिवेशन चल रहा है, आप बीच में ही यहां आना हुआ, क्या कारण है? कोऑपरेटिव चुनाव को कितना संजीदगी से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कल ही संबोधन करके चले आए और यहाँ चुनाव हो ही रहा है जी। तो प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव था, इसलिए आना पड़ा। तो चुनाव तो चल ही रहा है और चुनाव में यहाँ पर सभी, ज़्यादातर सभी 95 से भी ऊपर निकल जाओगे तो सभी जी कहीं कहीं 99 भी है, 100% भी है। कल का चुनाव हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के रहते यहाँ पर सभी समितियों का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत लिया है। दूसरा एक सवाल ये भी करना है, चूंकि बंगाल अधिवेशन के बीच से आप लौटे हैं, किस तरह का अधिवेशन रहा? 2024 की तैयारी भी है, थर्ड फ्रंट भी तैयार किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं और अधिवेशन में किस तरह की चीज़ें रही? देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी, संगठन की तैयारी, पूरी तरह से तैयारी पर विचार चल रहा है। अपनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस को भी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी के इस अधिवेशन में कितना रहता है कि कांग्रेस से दूरी लगातार बनाई जानी है? देखिए, ये दोनों पार्टियां पहले वो अपना करती रही, अब ये उसी तरीके से कर रही है। दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। तो ये शिवपाल सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से कोऑपरेटिव का चुनाव सामने था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को छोड़कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव, आगामी सारे चुनाव पर चुनाव लड़ेगी और 2024 में भी परचम फहराएगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। महोबा से खबर है, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। सब्जी बेचने वाले को रौंदता हुआ फरार हुआ कार सवार। हादसे में लेखपाल संघ के महामंत्री समेत 4 लोग घायल हैं। भागते हुए कार सवार को लोगों ने पकड़ा, लेकिन साथी फरार बताया जा रहा है। डीएम, एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हिट एंड रन का यह मामला सामने आया है। कार सवार जिसकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल थी, किस तरीके से लोगों को सड़क के किनारे रौंदता चला गया, जरा देखिए आप। जैसे ही फ्रेम में इस कार की एंट्री होती है, एक बड़े से सर्कल के साथ वो लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहां पर पहले आपको ये लाल घेरे में जो सब्जी बेचने वाला शख्स दिखाई दे रहा है ठेले के साथ, उसको ये शख्स रौंदता है और आगे बढ़ता चला जाता है। बाद में दौड़ते लोग आते हैं जो इस फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक शख्स को तो पकड़ा है, लेकिन मौके से एक साथी फरार है। महोबा से ये फुटेज सामने आया। हिट एंड रन का मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। इस दरमियान 4 लोग घायल हुए हैं। खबर सहारनपुर से है। बाइक सवार को बचाने में स्कॉर्पियो के पलटने की खबर है। सड़क पर कई बार स्कॉर्पियो पलटी है। कार में सवार महिलाएं, बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे की यह घटना है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां फुटेज में गौर से देखने पर इस लाल घेरे के भीतर आपको स्कॉर्पियो कार दिखाई देगी, जो कई बार पलटती है सड़क पर। कार में महिलाएं, बच्चे सवार थे, वो घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे है, जिसका फुटेज आपके सामने है। बाइक सवार को बचाने में स्कॉर्पियो पलट गई। खबर झांसी से है। अतीक का गुर्गा गुलशन अब आगरा जेल शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। झांसी जेल से आगरा जेल इसे ट्रांसफर करना है। अतीक का खास गुर्गा बताया जा रहा है गुलशन उर्फ गुलाब यादव। गुलशन का जेल ट्रांसफर।
झांसी से आगरा ट्रांसफर किया जाएगा। अतीक का खास गुर्गा है गुलशन उर्फ गुलाब यादव, जो कि झांसी जेल में बंद है। खबर ये आ रही है कि झांसी से गुलशन को आगरा शिफ्ट किया जाएगा और ये शिफ्ट किया जा चुका है झांसी जेल से आगरा। खास गुर्गा है अतीक का। जो जानकारी, जो इनपुट थे, उसके आधार पर यह बड़ा बदलाव किया गया है। झांसी जेल से शिफ्ट करके आगरा पहुंचाया गया है गुलाब यादव को। मथुरा में महावनी सहकारी समिति के चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ पर बीजेपी जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने जिला उपाध्यक्ष पर दूसरी पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तुरंत ही उपाध्यक्ष को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और अलीगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार के निर्माण को लेकर सपा भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्ष दिल्ली थाने गेट पहुंचे। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक जबीर उल्लाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। दिल्ली थाना गेट पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली भेज दिया है, जहां पूर्व सपा विधायक जबीर उल्लाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर दी। वहीं सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। गाजियाबाद में एक युवक ने हथियार की प्रदर्शनी करते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो मोदी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे संज्ञान लिया है। इस वीडियो में हथियारों की नुमाइश की जा रही है, जरा ये देखिए। साथ ही इस युवक पर युवती को धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही युवती को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कॉलिंग हो रही है और नुमाइश की जा रही है कि कैसे कैसे कितने हथियार हैं। अपने किसी परिचित को या दोस्त को ये शख्स अपने हथियारों का कलेक्शन दिखा रहा है। रायबरेली में दबंगों के तांडव का वीडियो वायरल है। जमीन का विवाद, जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक महिला पर दबंगों ने लाठियां भी बरसाई हैं। इसके बाद वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू तो आप रायबरेली से आए इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में 2 पक्ष हैं, आमने सामने हैं और इसमें जो दबंग हैं वो लोगों को पीटते नजर आ रहे हैं। जमीन का ये विवाद है और महिला पर भी यहाँ पर लाठियां बरसाई हैं। देखिए जिस तरीके से धक्का दिया, महिला जमीन पर दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में जमकर लाठियां चली हैं और ये दबंग है क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर के इस परिवार को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। सोनभद्र से खबर है। नगर पंचायत रेणुकूट की ओर से खड़ंजा बिछाने को लेकर के स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि जल्दबाजी में ठेकेदार गलत तरीके से खड़ंजा बिछा रहे हैं। इसका विरोध करने पर ठेकेदार के कहने पर मजदूरों ने स्थानीय लोगों पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, मारपीट की गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची, एक पक्ष को अपने साथ ले गई। ललितपुर में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर गरजा है। नगर पालिका ने बाजार में जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया। बाजार में दुकानदारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर नगर पालिका ने कार्रवाई की। तो देखिए नगर पालिका की ये कार्रवाई के लिए जब बुलडोजर पहुंचता है तो किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानों के बाहर से अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके लिए पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन मियाद बीतने के बाद बुलडोजर पहुंचा और एक्शन लिया गया।
और लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए पिछड़ी जाति के मतदाताओं को जोड़ने के लिए कानपुर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। आर्यनगर में आयोजित इस बैठक में बीजेपी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई भाजपा के नेता और मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर नरेंद्र कश्यप ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का संकल्प दोहराया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ों के नेता नहीं है, जबकि भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा निकाय चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत होने वाली है। और उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार, उनका घर है, पिछड़े वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक चुनाव में ये विषय आगे बढ़ा है तो माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो समाजवादी पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के तहत संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही चुनाव में जाएंगे। यादव जी न पिछड़ों के नेता थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। वो एक परिवार को अगर पिछड़े वर्ग का मानते हैं तो एक परिवार पिछड़ा वर्ग नहीं होता है। पिछड़े वर्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में 54% है। उस 54% के वो नेता नहीं हो सकते। लेकिन जिस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी समझती है कि यादव उनका वोट बैंक है, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। आज पहली बार मोदी जी ने 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार दिया। कभी मुमकिन हुआ ये लोग कांग्रेस व वामपंथी व क्षेत्रीय अपने परिवार के हित के लिए सोचे थे, मगर कभी पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के लिए उन्नति के लिए। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज उन्नाव के भी दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबको बराबरी का हक मिला है। चौधरी ने यह भी कहा कि आज अपराध मुक्त यूपी हो रहा है। भाजपा सरकार में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। देखिए, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उन्नाव भी पहुंचे थे, जहां पर मंच से उन्होंने ये तमाम बातें दोहराई हैं। आप देखते थे भाजपा की सरकार आने से पहले बिजली कुछ विशेष क्षेत्रों में आती थी, वीआईपी क्षेत्रों में आती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में एक बिजली के वितरण की बेहतर व्यवस्था लागू की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सीएम योगी की तारीफ की है। सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि पर बोले उनके पिता बलकौर सिंह, यूपी में गैंगस्टर अपराधियों को जमींदोज किया। यूपी योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। 2024 में लोग योगी को ही वोट देंगे, ये कहते हैं बलकौर सिंह। बड़ा बयान सिद्धू मूसेवाला के पिता का, जहां बेटे के पहले पुण्यतिथि पर उनके दिल की बात सामने आई। योगी पंजाब में होते तो उनकी बेटे की हत्या नहीं होती, ये बड़ी बात कही उन्होंने। बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता, जिन्होंने बेटे की पुण्यतिथि पर बड़ा बयान दिया। बस्ती से खबर है, हड़ताल खत्म होने के बाद भी बिजली नहीं आई है। 90 घंटे से बस्ती में बिजली सप्लाई बाधित है। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हुई है। बस्ती का यह हाल है। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी लोग अंधेरे में जी रहे हैं। अब हड़ताल भी खत्म के बाद खबर यह है कि बस्ती में बिजली नहीं लौटी है। अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, बावजूद इसके बिजली नहीं आई। तो वहीं यूपी में बिजली की समस्या से लोगों को आखिरकार निजात मिल गई। आज ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने मुलाकात की। इस दौरान बैठक में सरकार के साथ बिजली कर्मचारियों की सहमति बन गई। सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है, जिसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ना इत्तेफाकी तो नहीं कहेंगे उनके, मैं तो यूँ कहूँगा कि समय होता है हर चीज़ का। कल की वार्ता अगर शायद नहीं होती तो आज हमको ये परिणाम नहीं मिलता। तो मैं इस परिणाम में
उस मंजिल की तरफ जाने का वो एक मील का पत्थर था, मैं तो यूँ कहूँगा, इसलिए उसे वेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। रात में नहीं बन पाई सहमति, उनके आपसी वार्ता के लिए उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, हमारे घटकों के साथ बातचीत करनी है। हमने कहा ठीक है, रात में अगर वापस आना हो तो भी हम जगह हैं, सुबह आना हो तो सुबह भी मिल सकते हैं। तो सुबह मिलने का फिर तय हुआ और 10:30 बजे से लेके वो लोग यहीं बैठे हुए थे, हम भी आने वाले थे। उन्होंने कहा अभी बाद में आइए, हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं। ये करते करते दोपहर को ये बात पूरी हुई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि सभी कर्मचारी त्वरित ढंग से अपने अपने कार्यस्थल पर पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से जहाँ विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा आई है, किसी संस्थान में, किसी फीडर में, सब स्टेशन में, किसी अन्य जगह पे लाइन में, कनेक्शन में, उन जगहों को तात्कालिक अटेंड करके और उन बाधाओं को दूर करते हुए जनता की सेवा में विद्युत आपूर्ति को प्रस्तुत करेंगे। विद्युत आपूर्ति सुचारू होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि लखनऊ में तो हालात ठीक है लेकिन बाहर के जनपदों में बहुत खराब है। देखिए, ज़्यादातर फीडर पे वैसे भी विद्युत आपूर्ति ठीक थी। कुछ फीडरों पे कुछ हड़ताल की वजह से, कुछ पिछले 24-48 घंटे में कई जगहों पे, कई ज़िलों में बरसात, आंधी, ये भी एक प्रकोप रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कई फीडर, कई जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। उन जगहों को तात्कालिक ढंग से देख लेने के लिए मैंने सभी कर्मचारियों से अपील की है। आपके मार्फत भी मैं उनसे अपील करता हूं कि तात्कालिक इन समस्याओं को दूर करते हुए विद्युत आपूर्ति को पूर्ववत बनाया जाए। तो कर्मचारी कब तक वापस लौटाएंगे? तुरंत की बात है कि मैंने उनसे यही कहा है कि आंदोलन खत्म हुआ तो आप तुरंत अपने कार्य पे लग जाएं और विशेष रूप से जहां बाधित है उन चीज़ों को देख करके तात्कालिक ठीक करें। और महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। इरफान के परिवार ने खत लिखकर महाराजगंज जेल से इरफान को कानपुर जेल शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इरफान के परिवार ने कहा कि रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। जेल में अब तक इरफान सोलंकी का वजन करीब 15-20 किलो घट चुका है। बीमारी के चलते इरफान की दोनों किडनी में स्टोन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इरफान की पत्नी नसीम ने कहा कि योगी जी इरफान सोलंकी को माफ कर दें। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या बातें कही गई हैं, उनकी पत्नी और उनकी मां हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम, आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, क्या ज़रूरत पड़ी पत्र लिखने? अब इनको जेल में जाकर 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इनकी सेहत काफ़ी गिर चुकी है, इनका वेट बहुत गिर गया है, 15 से 20 किलो इनका वज़न गिर गया है। कल ही आए थे कोर्ट में, हम भी महाराजगंज 1 महीने 5 दिन बाद गए थे। उस दिन जिस दिन से जब हम आए लास्ट 10 फरवरी को, उसके बाद हम परसों गए थे उनको वहाँ मिलने, तो वहाँ खैर बातचीत नहीं हो पाई। कल हमने कोर्ट में इनसे मुलाकात करी, तो मेरी जब लास्ट कानपुर आए थे उसके बाद कल मेरी मुलाकात हुई इनसे, तो हमें बहुत अफसोस लग रहा है इनको देख। इनकी सेहत पर्टिकुलर ऐसे बराबर गिरती जा रही है, तो हम नहीं चाह रहे इनके साथ। एक तो किडनी में स्टोन की दिक्कत तो है ही, और प्लस रमज़ान आ रहा है आगे, तो हमें सबसे ज़्यादा चिंता उनकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।